हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे घटना चक्र। और ये हिस्ट्री की घटना चक्र है। इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द है जो वो किस चीज़ को इंगित करता है? जो श्रेष्ठ वंश है उसको इंगित करता है। तो हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट और सज्जन, नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो आर्य शब्द है वो हमारे एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। हमारा सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयी नाम है। तो त्रयी तीन वेदों को बोलते हैं हम लोग, वेद त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तीन वेदों को हम लोग वेद त्रयी बोलते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का यूज़ किया गया है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त कहाँ पर मिलता है हमें? ऋग्वेद में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अथर्ववेद सुमेलित करना है। अथर्ववेद में क्या प्राप्त हुआ है? ऋग्वेद में क्या प्राप्त हुआ है? और यजुर्वेद में क्या मिला है? और सामवेद में क्या मिला है? तो हमारे जो सामवेद है, सामवेद में क्या मिला है? संगीत। तो इसका 4 हो जाएगा। और यजुर्वेद में हमें बलिदान की, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा मिली है। तो ऐसे हम लोग मैच करा के इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, और इसका ए हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग ए लगा देते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपद ब्राह्मण हमारा अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का पूर्ण कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो मतलब सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? तो वो हो जाएगा हमारा नवा मंडल। नवा मंडल हमारे सोम को समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग संहिता में नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और स्पे नामक नामाकृत देवता को। तो सोम एक हमारा रस होता है, उसको समर्पित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो हमें ये प्राप्त होते हैं यजुर्वेद से। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन है जो ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो जो लौह धातु है उसके प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अतरंजी खेड़ा से हमें लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद क्या हैं? दर्शन हैं, जो हमें इसके ऋग्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के बारे में और यजुर्वेद के बारे में बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये जो हमारा नचिकेता और यम का संवाद है वो किस पे प्राप्त होता है? वो हमारे कठोरोपनिषद है जो उससे प्राप्त होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता व्याख्यान का उल्लेख मिलता है कठोरोपनिषद में। इसका सेम आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कहाँ के शासक थे? अश्वपति केकय के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही कालानुक्रम क्या है? तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे लास्ट में उपनिषद आए थे और वैदिक संहिताएं सबसे स्टार्टिंग में आई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सी है? वो है हमारी वैदिक साहित्य में सर्वाधिक सिंधु नदी का महत्व है, तो ए हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो ए नंबर सही हो जाएगा, इसका आंसर ए है। सिंधु नदी घाटी का और सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन प्राप्त होता है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किसके साथ की जाती है? तो अस्किनी की पहचान हमारी चेनाब नदी के साथ की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक के रूप में किया जाता है? तो कुभा और क्रुमु, इनका आर्यों के संबंध के रूप में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो जो कुभा का स्थान कहाँ पे है? हमारे अफगानिस्तान में, तो ये है अफगानिस्तान में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुभा किस नदी का आधुनिक नाम है? परुष्णो किस नदी का आधुनिक नाम है? सदानीरा किसका है? शतुद्री किसका है? तो इसका हम लोग मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो बी, कुभा हमारा काबुल में पड़ता है, अफगानिस्तान में, तो आधुनिक नाम इस नदी का काबुल है। और परुष्णी रावी नदी के तट पर है। सदानीरा गंडक, तो इसको हम लोग परुष्णी रावी भी बोल सकते हैं और सदानीरा गंडक। शतुद्री सतलज को बोलते थे, तो ये उसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टक वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? तो कौन सी प्रथा थी जो वेद काल में और प्रचलित थी? तो मतलब वेदों के बाद के काल में प्रचलित थी, वेदोत्तर। तो इसका आंसर ए और सी होगा दोनों। चारों इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में ही मिली है। जो हमारे पुरुषार्थ होते थे, चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये वैदिक काल में ही मिली है। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम की व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ है, तो इसका आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। क्यों? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। मतलब एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य होते थे उसको धर्म के रूप में जाना जाता था। ऋत मूल रूप से नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? तो ऋत का अर्थ हो गया प्राकृतिक नियम।
जो आज भी प्रचलित है, रीत बोलते हैं, रीत, पहले रीत बोला जाता था उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक नियम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसका नाम किसे उसका पुरोहित माना जाता था? किस वैदिक देवताओं को उसका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं को, जो वैदिक देवताओं का पुरोहित होते थे उनको बृहस्पति जी को माना जाता था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो जो ब्रह्मवादिनी कौन थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वो थी लोपामुद्रा। इन्होंने ब्रह्मवादिनी थी ये एक, और इन्होंने कुछ वेद मंत्र भी बनाए थे। इनका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। यथा अपाला घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ये जो लोपामुद्रा थी ये अगस्त ऋषि की वाइफ थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इसके अर्थ में होता था। तो इसका अर्थ था सिक्का। निष्क का मतलब होता था हमारे एक कॉइन, तो ये निष्क कॉइन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो हमारे गले का आभूषण था, तो इसको बोलते हैं हम लोग निष्क। इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, तो निशाका किसको बोला जाता था? स्वर्ण आभूषण तो को हम लोग निशाका बोलते थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम के जो सिक्के होते थे उन्हें निशाका कहते थे। निष्क दूसरे क्रम के होते थे, और जो जिनको स्वर्ण, और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा होती थी। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? ये बोगज कोई क्या है? तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से देवी देवताओं और उनके नाम उल्लेख का प्राप्त होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ये कौन सा है अभिलेख जिससे बताया कि भारत में जो आर्य आए थे वो ईरान से आए थे? तो ये बोगस कोई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वीं सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। तो कौन सा अभिलेख था? बोगस कोई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में उल्लेख किया था? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, तो कौन सा ग्रंथ है हमारा? तो इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3वें अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेत माधव ने संबंधित ऋषि थे, तो किससे संबंधित थे? ऋषि गौतम राहुगण से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर माना जाता है? आर्य संस्कृति का धुर किसे माना जाता है? कुरु और पंचाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी। इसका
इसका आंसर है सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तो गोत्र कहाँ पर हुआ है? ऋग्वेद में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। तो इसका आंसर बी होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व आदि वैद्य जो आर्य थे उनका धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो जो जनता थी हमारी वो किसमें विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो जो हमारा पौरुषणी नदी है इसके तट पर हमारे प्रसिद्ध 10 राजाओं का दासराग युद्ध भी बोलते हैं इसे, यहाँ पे हुआ था। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दासराग युद्ध पौरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें भारत के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो ये थे हमारे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। और अब हम लोग 51 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।